ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नया वीक स्टार्ट हो गया और हम हर वीक एक चैप्टर करते हैं कंप्लीट। तो अभी तक हमने कर लिए हैं कौन कौन से चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ मतलब तीन वीक हुए हैं। और ये आवाज़ मेरी रिपीट हो रही है, किसी का माइक ऑन है क्या? ओके, तो अभी तक केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव डन, एंड टुडे वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में पहले तो व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी लिमिटेशन दैट वी विल सी। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट इज डीलिंग विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट। तो इन दिस वे, जैसे मान लिया अपने पास अलग अलग टाइप की एनर्जी है, देखो सॉरी, लाइट टू केमिकल एनर्जी, केमिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल। तो देर आर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज थर्मो एंड डायनामिक्स। तो थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट। तो it is actually the movement of heat, flow of heat from one place to another, one form to another. अब थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से, और क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम। क्वांटिटेटिव का मीनिंग समझते हो आप? What do you mean by quantitative? Yes बेटा, what do you mean by quantitative? क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ उसके बारे में बात कर रहा है ना। और चेंजेस जो होती हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में, उनसे भी ये थर्मोडायनेमिक्स डील करती है। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो क्या क्या एक्सप्लेन करता है ये? एक तो क्या एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, या जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में भी ये बताता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लॉज कैसे डिराइव होते हैं, दैट वी विल कम टू नो इन दिस चैप्टर। इसकी लिमिटेशन क्या है? पहले तो कि ये ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना तो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगी ये। इट इज़ एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे टेम्परेचर है मान लिया, तो टेम्परेचर को एक पार्टिकल को पकड़ के थोड़ी दिखाएंगे हम। पूरे रूम का टेम्परेचर होगा ना, पूरे बॉक्स का टेम्परेचर होगा, पूरे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा, है ना, या वो जो क्यूबिक अपना जहाँ पे हम आइस बनाते हैं उसका टेम्परेचर होगा। और ये क्या कंसिडर करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट, बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में वो बात नहीं करता है। और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी क्या है कि वो उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या है, उस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में भी बिल्कुल साइलेंट रहता है। ये स्पीड और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कौन बताता है? बोलो। यस, केमिकल काइनेटिक्स है, वी हैव डन दैट ऑलरेडी, है ना।
तो थर्मोडायनेमिक्स जो है डील्स विद, बोलो, तो ऑल ऑफ दीज, राइट, क्योंकि thermodynamics deals with different forms of energy. It gives us the quantitative relation between different forms of energy, और what are the energy changes in physical and chemical reaction, उसके बारे में भी thermodynamics बात करता है. What are the limitations of thermodynamics? Yes. Oh, sorry. यस, बिल्कुल सही. इट इज़ एप्लीकेबल. पहले तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करता है ना. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात कौन करता है, बोलो. क्वांटम मैकेनिक्स, वो बताता है ना, हर एटम का बारे में बात करता है, ठीक है ना, वो हम बाद में करेंगे क्वांटम. तो पर ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करती है, सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है. इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करता है, मैकेनिज्म की बात नहीं करता है. और स्पीड से कोई लेना देना नहीं है इसका, मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है. तो ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स डिफरेंट हम देख लेते हैं. पहली टर्म सिस्टम, सराउंडिंग्स, फिर यूनिवर्स, बाउंड्री. तो ये पहले हमें, जब भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे हम रूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी हॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, या सिंपल क्यूबिक बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम बोल देंगे सिस्टम. और उसके अलावा जो भी है उसको बोल देंगे सराउंडिंग. इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, यूनिवर्स. और हाँ, और ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, याद रखना. बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, डिपेंडिंग अपॉन कि, जैसे मान लिया ओपन थिएटर है. अब ओपन थिएटर में तो कहीं बाउंड्री होगी नहीं, बट वो जो स्क्रीन लगी होगी और उसके सराउंडिंग जो भी लोग बैठे होंगे, दैट इज़ अ सिस्टम एट दैट टाइम. और उसके बाहर जो भी है दैट इज़ सराउंडिंग. बट मान लिया एक ग्लास रखा है पानी का और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो ग्लास है उसकी जो बाउंड्रीज है तो वो तो रियल है. तो ये ग्लास सिस्टम है और उसके बाहर जो भी है दैट इज़ सराउंडिंग. बट ये जो उसकी बाउंड्री है दैट इज़ रियल. तो इसके लिए बाउंड्री मतलब ऐसी सरफेस जो, या ऐसी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं. वो हम खुद भी बना सकते हैं, मतलब इमेजिनरी, मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ तक बाउंड्री है, या फिर हम रियल में भी वो बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं. तो सिस्टम बिल्कुल स्मॉल पार्ट यूनिवर्स का, जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हम चूज़ करते हैं किसी एक इंस्टेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टम. जैसे ये मान लिया पूरा यूनिवर्स है, उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो सिस्टम ले लिया हमने, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा, वो क्या होगा, सराउंडिंग. हाँ, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सिस्टम के कांटेक्ट में जो भी है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग. तो ये पूरा सराउंडिंग है. इसकी कोई फिजिकल विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, बट हम मान रहे हैं कि ये इतना सा पार्ट जो है वो हमारे लिए सिस्टम है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं.
और बाकी बचा हुआ सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स क्या हुआ, इन दोनों को मिला दो इकट्ठे, सिस्टम और सराउंडिंग टुगेदर, दैट कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। पूरा मिला के जो है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या हुआ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। और बाउंड्री क्या होती है, रियल और इमेजिनरी सरफेस, रियल और रियल, सॉरी ये और कर दो है ना, रियल और इमेजिनरी सरफेस और लाइन दैट सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो इस तरह से ये सिस्टम है, वो सराउंडिंग है, और ये जो इसके अराउंड बाउंड्री लगाई है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, जो सेपरेट करता है दोनों को। अब थर्मोडायनेमिक टर्म एग्जाम्पल, सिस्टम में एक सब्सटेंस ले लो किसी बॉटल में, सराउंडिंग में जो भी उस बॉटल के बाहर होगा दैट इज सराउंडिंग्स, और बाउंड्री क्या हुई, उस ग्लास बोतल का सरफेस। ये ग्लास बोतल है, उसमें जो भी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है या कुछ भी लिया हमने, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, और जो उसके बाहर है दैट इज सराउंडिंग, और ये पूरी इसकी होगी बाउंड्री होगी। सरफेस विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। अभी बिल्कुल बच्चों वाला खेल चल रहा है, पर धीरे धीरे जब खेल शुरू होगा तब पता लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके ग्रेट। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम जो है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस कंसिडर करें किसी टेस्ट ट्यूब में, लेट अस से मान लिया कोई टेस्ट ट्यूब है, तो बताओ टेस्ट ट्यूब में कोई भी सब्सटेंस है, तो कैन इट एक्सचेंज मैटर, यस और नो? हेलो, यस, इट इज ओपन। आप इसको हीट करोगे तो बाहर नहीं चला जाएगा, तो मैटर एक्सचेंज करेगा ना। हीट करेंगे तो वेपर गो आउट। अगर मान लो वोलेटाइल सब्सटेंस है और बॉयल ही कर दिया तो सब्सटेंस तो बाहर जाएगा ना। मैटर जो है दैट इज एक्सचेंज्ड। कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? यस ऑफ कोर्स इट एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि हीट करेंगे मतलब इसने एक्सचेंज एनर्जी ली और ये बाहर जा रहा है, तो मतलब एनर्जी जो है वो, अगर इसको मान लिया हीट करने के बाद अलग रखेंगे हम तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स इट एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करते हैं किसमें, ओपन सिस्टम में। अगर मैं क्लोज टेस्ट ट्यूब लूँ, इसको यहाँ से बंद कर दूँ, कैन इट एक्सचेंज मैटर? यस, तो इट कैनॉट एक्सचेंज मैटर। कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? ऑफ कोर्स इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, राइट। क्योंकि अगर उसको हम क्लोज्ड करके भी हीट करते हैं तो हीटअप हो जाएगी, और अगर हम इसको रखते हैं अलाउड टू कूल, इट कूल्स डाउन, दैट मीन्स इट एक्सचेंज एनर्जी। नाउ इफ वी पुट द एंटायर assembly in the thermos flask, can it exchange matter? No, बिल्कुल नहीं है। और can it exchange energy? No, no, means its boundaries are insulated। अगर थर्मस फ्लास्क है तो उसकी जो बाउंड्री हैं दे आर इंसुलेटेड, दे कैनॉट एक्सचेंज हीट, देयर इज कंप्लीट इंसुलेशन। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, आइसोलेटेड में नीदर एनर्जी नॉर मैटर। मैटर एंड एनर्जी बोथ कैनॉट बी एक्सचेंज्ड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ
ओके, तो अ सिस्टम जो है विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम. A system which can exchange energy but not matter with its surrounding, that is called closed system. And isolated system that can exchange neither matter nor energy with its surroundings, that is called isolated system. Now come to on the basis of phases. तो देखो ये दो कोई बीकर ले लिया हमने और इसमें हमने ये सब्सटेंस डाला एंड इट गेट्स डिजॉल्व. फिर हमने और सब्सटेंस डाला एंड इट गेट्स डिजॉल्व. तो कितने फेज हुए सिस्टम के? इट इज वन फेज सिस्टम. जो भी इसमें डाला, जैसे शुगर डाला या सॉल्ट डाला, वाटर है मान लिया, शुगर और सॉल्ट डाल दिया हमने, तो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम. बट हमने दूसरा लिया जिसमें हमने मान लिया सैंड डाल दी, या तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट सिस्टम था दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम, और जो सेकंड सिस्टम था दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम. क्योंकि एक में जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, तो अ सिस्टम ऑफ अ सिंगल फेज और हैज़ अ कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम. और हेट्रोजीनियस क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फेज हों या फेजेस हों, मोर देन वन, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम. तो बोलो, इन एन ओपन सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, मैटर इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स, बोथ या नीदर? Yes, तो both energy as well as matter exchange with the surrounding. Now, open, closed and isolated systems are classified on the basis of only boundary. बेटा फेज तो इसमें आया नहीं ना, फेज के बेस पे तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस. नाउ स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो फिर इसमें आता है स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स. पाथ कौन सा फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. जैसे मान लिया मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, मान लिया आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे दो पर्सन है, ठीक है ना, ऑफ सेम वेट, दोनों का वेट सेम है, ठीक है. अब दोनों ही थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, ठीक है. तो दोनों ने सेम हाइट अटेन करी. मान लिया दोनों का मास मैंने बोला सेम है, ठीक है ना. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. तो m भी सेम, g भी सेम, h भी सेम, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी. बट मान लिया एक जाता है स्टेयर केस से, एक स्टेयर से जाता है ना, और दूसरा जो है एक स्टेयर से जाता है और दूसरा जाता है एस्केलेटर से, लिफ्ट से जाता है ना. तो किसने, दोनों ने सेम काम किया? दोनों ने सेम काम किया. वर्क तो उन्होंने अलग अलग किया ना. एक स्टेयर केस यूज़ किया
एक ने लिफ्ट यूज़ की, तो जो लिफ्ट वाला है वो तो बिना किसी काम किए चला जाएगा ऊपर तक, बट जो जो जाएगा स्टेयर केस से उसको तो पूरी एक एक करके स्टेप उठाने पड़ेंगे ना। तो वर्क किसने किया है ज़्यादा? जो स्टेयर से गया। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों की सेम होगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और जो वर्क है वो किस पे डिपेंड किया? कौन सा पाथ फॉलो किया। तो इसका मतलब वर्क क्या हुआ? पाथ फंक्शन। बट जो एनर्जी है वो क्या हुई? स्टेट फंक्शन, कि इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ पहुंचा, कैसे वहां तक गया, उसको पोटेंशियल एनर्जी ने कंसिडर नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बट अगर वर्क की बात करेंगे तो फिर स्टेयर केस वाले को हम बेचारे को सोचेंगे कि उसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि वो उसको स्टेयर से जाना पड़ा, और लिफ्ट वाला तो आराम से पहुंच जाएगा ऊपर तक। बट दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाके सेम हो जाएगी। तो इस तरह से देखो, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दे आर ऑल स्टेट फंक्शंस। नाउ पाथ फंक्शन, तो ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम के जिसकी वैल्यू जो है वो पाथ पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। और वो मेन दो हैं, दैट इज वर्क एंड हीट। तो ये दोनों जो हैं दे आर पाथ फंक्शंस। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पाथ फंक्शंस? बोथ ए एंड बी, वर्क एंड हीट, बोथ आर path functions. Internal energy and enthalpy are state function. Yes, they are state functions. Thermodynamic processes, so isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic, cyclic, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो ये सारे प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पहले बात करते हैं आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। थर्मल मीन्स हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। ओके, तो इसका मतलब कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो डेल्टा टी है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो। आइसोबारिक में हाँ, बारीक मतलब बार, पता ही है बार यूनिट प्रेशर के होते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल टू ज़ीरो। व्हाट अबाउट आइसोकोरिक? यस, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में। वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट और इसका डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोकोरिक का वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, और चेंज इन वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई एक्सचेंज नहीं होगी हीट का, एक्सचेंज नील। तो इस तरह से डेल्टा क्यू इसमें हो जाएगा ज़ीरो। व्हाट अबाउट साइक्लिक प्रोसेस?
हेलो, साइक्लिक प्रोसेस नहीं पता? जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म होता है वो साइकिल। जैसे मान लिया मैंने कोई ऐसा सिस्टम चलाया, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, मैं इधर से चला, मैं गया इधर, फिर मैं इधर आया, फिर मैं इधर आया और मैं वापस आ गया। तो इस तरह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिसका सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। चाहे वो ऐसा हो, चाहे आप जैसा मर्जी बना लो, पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। इसका मतलब जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या होगी इसमें? कांस्टेंट। मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन ज़ीरो होगा। जितने भी स्टेट फंक्शन है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा जिसमें सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस और अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और इसमें जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा इसमें? ज़ीरो। ओके, बट अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो मतलब इतना इनफाइनेटिजमली स्लोली चले, हमें ऐसा लगे कि बिल्कुल खड़ा ही है वो, लगभग स्टॉप ही हो, है ना। क्वेसी स्टैटिक बोलते हैं उसको। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वेसी स्टैटिक भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल और अगेंस्ट जो है, मान लिया एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल इनफाइनेटिजमली स्लोली चलता है ये। और ये जो सिस्टम है, मतलब हर पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा लगेगा हमें कि इक्विलिब्रियम ही चल रहा है, इसलिए मैंने क्वेसी स्टैटिक लिखा है। क्वेसी मीन्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट स्टॉप ही है, मतलब चल ही नहीं रहा हो, है ना, ऐसा प्रोसेस। ठीक है। और हर इंस्टेंट पे सिस्टम जो है वो वर्चुअली इन द स्टेट ऑफ क्या हो? इक्विलिब्रियम में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बहुत काम में आएगा अभी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल की बात करते हैं। तो इरिवर्सिबल क्या होते हैं? जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, है ना। तो याद रखना, रिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, बट इरिवर्सिबल जो है वो हो सकता है वन स्टेप में हो जाए, वन स्टेप रिएक्शन ही समझ लो ये, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, है ना। जिसमें जो फेवरेबल एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर एंड वाइस वर्सा, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सपेंशन हो रही है कि कंप्रेशन हो रही है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल मैंने बताया आपको कि जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर इसमें कोई ना, टेम्परेचर देखो इंक्रीज होगा, यस, डिक्रीज होगा, यस, बट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि चेंज होगा ही नहीं, इन बिटवीन चेंज होगा, बट इनिशियल और फाइनल, मतलब बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो डेल्टा टी इसका होगा ज़ीरो। नो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। तो डेल्टा टी ज़ीरो मतलब डेल्टा यू ज़ीरो। आइसोबारिक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्रेशर सिस्टम का
कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आंसर इज यस। प्रेशर डिक्रीज होगा, आंसर इज यस। बट सेम केस, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, तो इसमें डेल्टा पी होता है 0। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन करते हैं हम लैब में, वो कैसे रिएक्शन होते हैं? ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। हम थोड़ी वहाँ पे वो रखते हैं पूरा कि प्रेशर मेंटेन करना है जी, हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग प्रेशर होगा वहाँ पे ओपन में होते हैं सारे रिएक्शन। तो ऑल केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी, दे आर ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उनको आइसोबारिक प्रोसेस बोल सकते हैं हम। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब डेल्टा वी जो है, तो वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होगा, यस, डिक्रीज होगा, यस, बट सेम केस वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो है दैट इज देयर इज नो चेंज, डेल्टा वी 0। मतलब क्या 0 हुआ? इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जो भी गैशियस रिएक्शन है किसी क्लोज्ड कंटेनर में, जिसमें वॉल जो है मूवेबल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ने कम होने से, क्लोज्ड कंटेनर में वॉल क्लोज्ड हो, है ना, मूवेबल ना हो, तो ऐसे केस में जो वर्क डन है दैट इज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, ना तो हीट अंदर जाएगी ना ही बाहर जाएगी, मतलब उसकी वॉल जो हैं इंसुलेटेड होंगी। तो क्यू क्या होगा? 0। सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, एक होता है सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग, तो थर्मली कंडक्टिंग मतलब क्लोज्ड वेसल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने टेस्ट ट्यूब ली और उसको ऊपर से रैप कर दिया, बंद कर दिया, तो सिस्टम तो क्लोज्ड हो गया। बट जो वॉल्स हैं दे आर थर्मली कंडक्टिंग, वॉल्स जो हैं वो उनसे हीट एक्सचेंज हो जाएगी, तो दे आर कॉल्ड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। और थर्मली इंसुलेटेड वॉल मीन जिसमें हीट अंदर या बाहर ना जाए, जैसे थर्मस फ्लास्क की बात करी थी हमने। तो अब देखो हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम सराउंडिंग में, बट देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, राइट, क्योंकि जो अंदर हीट है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही ना, बट अगर अंदर मान लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो बताओ जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? वेरी गुड। मैं जब 11th में था तो मैं सोचता था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हीट इज गोइंग आउट, तो मुझे लगा हीट तो बाहर निकल जाएगी, तो सिस्टम तो उसका टेम्परेचर तो लो हो जाना चाहिए। हाँ, तो गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो क्योंकि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, वो तो सिस्टम के अंदर से ले रहा है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पर डेल्टा टी जहाँ पे 0 नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस तो इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस, इसलिए डेल्टा यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी रिएक्शन जो थर्मस फ्लास्क में करते हैं हम, वाटर बॉइलिंग ऑफ वाटर थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या मतलब? ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरे और फाइनली वो इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसमें मैंने बताया था पहले भी आपको कि जो स्टेट फंक्शन है उनमें अगर हम देखें तो स्टेट फंक्शन तो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है,
तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। बट जो पाथ फंक्शंस हैं दे आर नॉट 0। साइक्लिक प्रोसेस में पाथ फंक्शन 0 नहीं होगा, वर्क होगा, हीट एक्सचेंज होगी, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। बट बाकी सारे चेंजेस इन जो स्टेट फंक्शंस हैं दे आर 0। तो डिफरेंट प्रोसेस को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये मान लिया कर्व बनाया हमने, प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसमें चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, आइसोथर्मल। बोलो ये प्रोसेस क्या होगा, ये जो रेड लाइन बनाई है कौन सा प्रोसेस है, नहीं, आइसोबारिक। प्रेशर इज कांस्टेंट बेटा, ये इधर प्रेशर है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर रिमेन्स सेम, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हुआ। ये जो है, ये जो नीचे आ रहा है प्रोसेस, ये लाइन जो है, ये कौन सा प्रोसेस है, यस दिस इज आइसोकोरिक, वेरी गुड। ये कौन सा होगा फिर, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक जैसे लग रहे हैं, बट आइसोथर्मल ऊपर बनाया मैंने, एडियाबैटिक नीचे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटा, जैसे एक्सपेंशन होगी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो एक्सपेंशन होने से वर्क हुआ, वर्क होने से क्या हुआ, उसका हीट कंटेंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हीट वो बाहर से तो ले नहीं सकता वर्क करने के लिए, तो कहाँ से लेगा, सिस्टम से लेगा, तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर और डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए वो नीचे आएगा थोड़ा। बट आइसोथर्मल में क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें Q0 नहीं है, इसमें Q0 था, इसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा प्रेशर इसका एडियाबैटिक से ज़्यादा आएगा, याद रखना। ये आइसोथर्मल वाला इसलिए ऊपर होता है प्रेशर वॉल्यूम कर्व में, एडियाबैटिक वाला नीचे। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको ध्यान से देखना बेटा, आज बेसिक हो रहा है बिल्कुल, है ना। अगर आपके बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं रही तो आप आगे इसकी जो मतलब बेस है वो आपका बन जाएगा, एंड देन यू कैन डू द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। बट ये सिंपल पहले जान लो अच्छे से। इफ़ वी कंसिडर सिलेंडर विद आइडियल गैस, अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये पिस्टन अंदर चला जाएगा प्रेशर अप्लाई करने से। अब अगर हमने रिलीज़ कर दिया प्रेशर तो पिस्टन वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा। फिर अगर अप्लाई करेंगे पिस्टन ऐसे अंदर जाता रहेगा, रिलीज़ करेंगे बाहर आएगा, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स जो है उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल कम हो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि उसको थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स लगाने से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. तो प्रोसेस इन विच डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, और थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स अगर हम स्लाइटली इंक्रीज करें तो प्रोसेस को रिवर्स कर सकें, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. और दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, और इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स. कितने स्टेप्स में होता है ये? इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है. तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम जीसेट सितंबर 2016 कि क्राइटेरिया फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. पहला, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर इन कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. वेरी ट्रू. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर फ्री टू एक्सचेंज एनर्जी. दैट्स ट्रू. और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग. बताया कि देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस, इसलिए ऑलमोस्ट जो है सेम होगा. ये मस्ट भी नहीं आना चाहिए था, वैसे तो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए था, है ना. तो इसलिए जो आंसर आएगा दैट इज डी. पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी सिस्टम के पार्ट्स हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम एंड दे आर फ्री टू एक्सचेंज एनर्जी. और सिस्टम का जो प्रेशर एक्सर्ट करता है और सराउंडिंग का प्रेशर में देयर इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब फेवरिंग है ना भी, अपोजिंग फोर्स और जो फेवरिंग फोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर आएगा इसका. ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंस जो है बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लार्ज. कोई और जागा भी? कौन आया है? ओके, तो ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लार्ज, और अगर हम अपोजिंग फोर्स स्लाइटली इंक्रीज करें तो प्रोसेस को रिवर्स ना कर पाएँ, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं दे आर ऑल इरिवर्सिबल. जैसे वाटर फ्लोइंग, रिवर फ्लोइंग डाउन हिल, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे से फोर्स लगा के उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकते हम. तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अ प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको? आइसोथर्मल. ये हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव. एडियाबैटिक बेटा. आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर सेम होता है ना, डेल्टा टी इज 0. पर ये बोल रहा है कि हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, मतलब क्यू इज 0. तो क्यू 0 इसमें होगा ना, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, आइसोबारिक में प्रेशर. अ प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबेरिक. नाउ हीट एंड वर्क. एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन सेवरल वेज, और दो कॉमन वेज हैं हीट एंड वर्क. तो हीट जो है, हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करती हैं वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, फ्लो होती है, उसको हम हीट बोलते हैं.
तो वो डिपेंड करती है ना कि कौन सा लो टेम्परेचर पे है, कौन सा हाई टेम्परेचर पे है, और कितना दोनों में डिफरेंस है, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। इसलिए हीट जो है दैट इज़ अ पाथ फंक्शन। तो हीट रेफर्स टू रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइन कन्वेंशन की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू पॉजिटिव, और हीट अगर रिलीज हो रही है तो क्यू नेगेटिव। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या होंगे इसके, जूल, एसआई यूनिट या न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो कैलोरीज। कन्वेंशन की बात करें तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, है ना, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ये कन्वर्जन भी याद रखना, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग्स, 1 कैलोरी 4.184 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका कैसे याद रखना है कि बेटा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट, कूलम वोल्ट होता है जूल। तो ये आ जाएगा बेटा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसको राउंड अबाउट याद रखना 4.2 जूल 1 कैलोरी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन एनर्जी टर्म्स में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होगा कैलोरी, उससे कम जूल, उससे कम अर्ग, और उससे कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना वर्क जो है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। और ये जो है देखो, हीट क्या थी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वर्क जो है दैट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, ग्रेविटेशनल वर्क हो सकता है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव और बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। यूनिट्स की बात की जाए तो एसआई यूनिट तो वही रहेगी, जूल न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट जो है अर्ग या डाइन सेंटीमीटर। तो वही 1 जूल, 1 कैलोरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये याद रखना बेटा, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 बार। 1 लीटर एटमॉस्फेयर that is equal to 101.3 जूल। और कैलोरीज में इट इज 24.22 कैलोरीज। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल या 24.22 कैलोरीज। तो when heat is absorbed, its sign convention is positive. Which one is correct? One calorie, 1 joule, 1 erg, 1 electron volt. Now, internal energy as a state function. तो कोई भी सिस्टम जो है दैट हैज़ सम क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट हैज़ डिफरेंट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। वो किसी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी में भी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है,
बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी हो सकती है। तो दे आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल दिस टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, पहले तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो किस पे डिपेंड करे? अमाउंट पे, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और नेक्स्ट इज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। और साइक्लिक, ये जो स्टेट फंक्शन होता है ना, उसमें अगर हम ऐसे लिखें जो भी स्टेट फंक्शन है, तो अब यहाँ पे u लिखा है तो ये वैल्यू दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये जो मैं सर्कल बनाया ना बीच में, इसका मतलब है साइक्लिक सिस्टम। इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। तो जितने भी स्टेट फंक्शन हैं उनकी अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, ये याद रखना। एंड देयर इज नो एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक सिस्टम। इसका मतलब यही हुआ। और जो स्टेट फंक्शन है दैट हैज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो स्टेट फंक्शन जो है दैट हैज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये भी याद रखना। तो इस तरह से हमने अलग अलग ये इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो सिस्टम विच अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ प्रोसेस and once again returns to the original system, that is called cyclic system. अब ये इंटरनल एनर्जी किसी आइडियल गैस की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और इसके यूनिट होंगे जूल्स और सीजीएस यूनिट होंगे अर्ग। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है। जैसे हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, इसको U से डिनोट करते हैं या E से डिनोट करते हैं। तो ये जो है ना, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, याद रखना ये, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब अगर इसका मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है, जैसे मान लिया मैंने कोई ले लिया Z, जैसे E था ना फंक्शन ऑफ V एंड T, वैसे मैंने कोई Z लिया जो है फंक्शन ऑफ X एंड Y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल डिफरेंशियल है dz का, वो क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x
एट कांस्टेंट y इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x dy, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर कोई भी मान लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है, ठीक है, तो ये आना चाहिए कि लेट अस से कि z अगर मान लिया m इंटू डी एक्स है और n इंटू डी वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा m बाई डेल्टा y एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। अगर ये होता है तो हम बोलेंगे कि dz जो है दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर नहीं होता है ऐसे करके देख लेना, ये m, ये dy, ये n और ये dx। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नहीं होते हैं तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। बस इतनी सी बात आपको फिट करनी है। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लिखा है मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डेल बाई डेल वाई, और ये m क्या है, ये डेल z बाई डेल एक्स। एट कांस्टेंट y और एज अ होल x। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z, ये हो गया एक पार्ट, है ना। वैसे ही अगर मैं दूसरा पार्ट लिखूं, दूसरा ऐसा था, सॉरी, तो अब n क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y x और यहाँ पे y। तो इसको कैसे लिखेंगे कि सेकेंड पार्शियल ऑफ z इक्वल अपॉन डेल x अपॉन डेल y। तो ये दोनों बराबर होंगे। इसमें ये मैटर नहीं करता है, चाहे आप मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप डेल y डेल z डेल x लिखो या x पहले y बाद में, दिस ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस केस। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले हूँ कि लेट अस से कि हमारे पास है y इक्वल टू x की पावर n। बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, बोलो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? जो पावर में होता है वो क्या आ जाता है आगे, और ये x की पावर क्या हो जाएगी, n-1, है ना। वैसे ही अगर y की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ x और मैं डिफरेंशिएशन करता हूं y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज इक्वल टू 2.303 log x। नेचुरल लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट इज 1 अपॉन x। हाँ सर। ठीक है ना, ओके।
सेम अगर मैं ऐसा लूँ कि सॉरी मेरे पास है, जैसे z ले लूँ मैं, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। चलो अब मैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ इसका। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है z का विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y कांस्टेंट है, बोलो क्या आएगा वैल्यू? 2xy²। वेरी गुड, क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2 इंटू एक्स और वाई स्क्वेयर एज सच आ जाएगा। वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं करूं विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, तो 2yx²। तो ये आ जाएगा 2y इंटू एक्स स्क्वेयर। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करता हूं, तो सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर एट कांस्टेंट y, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा वैल्यू? y²x−1। हाँ 2y²। सिंपली 2y² आ जाएगा ना, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन होगी ना, y तो कांस्टेंट ही अभी भी, जो यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स y इज कांस्टेंट। वैसे ही अगर मैं सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z करूं विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, तो क्या आ जाएगा? 2x² है ना, क्योंकि y जो है उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये 2y² होगा, ये 2x² होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि डेल z बाई डेल x एट कांस्टेंट y, तो पता ही था आपको, इट वाज 2xy²। अब इसकी मैं सेकेंड डिफरेंशियल करता हूं, बट अब x से नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं। सेकेंड पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा बोलो? 4xy। 4xy आ जाएगा ना। वैसे ही डेल z अपॉन डेल y भी किया था हमने एट कांस्टेंट x, वो आया था 2yx²। और अब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशियल करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ये भी 4xy। इसका मतलब ये जो कंडीशन है दैट इज फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसमें मैटर नहीं कर रहा है कि पहले आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो फिर y से, या पहले y से कर रहे हो फिर x से, जो ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। तो कोई सिस्टम ले लो जिसमें वाटर है किसी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में, और हमने जो इंटरनल एनर्जी चेंज की बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट, तो लेट अस कॉल की जो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है ए है और टेम्परेचर उसका TA है, इंटरनल एनर्जी UA है। तो अब जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है दैट कैन बी चेंज इन 2 ways। फर्स्ट,
कि मैकेनिकल वर्क कर दिया हमने, ऐसे हमने पैडल चला दिया, पूरा वाटर चर्निंग शुरू हो गई, है ना, उससे भी हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। और अब मान लिया नई स्टेट जो बनी वो बी है, उसका टेम्परेचर टी बी है, इंटरनल एनर्जी यू बी है। तो जो टी ए और टी बी में क्या डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली क्योंकि वर्क हुआ है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो टी बी शुड बी ग्रेटर देन टी ए। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, दैट इज टी बी माइनस टी ए। और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। सेकेंड तरीका क्या है कि जो हमने इलेक्ट्रिकल वर्क है वो कर दें, किसी इमर्शन रोड डाल दें इसमें, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब जो डेल्टा यू है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ यू इन दो सिस्टम में, विच इज एडियाबैटिक वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एडियाबैटिक, क्योंकि इसमें कहीं हीट हमने ना तो बाहर से ली ना ही बाहर हीट गई, है ना, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, और इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक वर्क डन। तो इन दोनों सिस्टम में जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में वो सेम है, एक मैकेनिकल वर्क किया, दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क किया, बट दैट डजंट मैटर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, कौन सी इसमें से एनर्जी है जो इंक्लूड नहीं करती इंटरनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनर्जी। बाकी सारी एनर्जी कोई भी बोलो, नाम बोलो, वो इंक्लूड होगी, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल की वजह से जो एनर्जी होती है, देखो वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिकल, इवन जो काइनेटिक एनर्जी के पार्ट हो गए ना, पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट भी किए थे हमने सारे, वो सारी एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी के सारे पार्ट, ये इंटरनल, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, बाइंडिंग, सारे इसमें इंक्लूड होंगे। आइसोथर्मल वर्क डन, तो कोई भी हमने आइडियल सिस्टम लिया, किसी सिलेंडर ले लिया जिसमें वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हो हमने इस तरह से। अब हमने P1 इस पर प्रेशर है, वॉल्यूम उसका V1 है और टेम्परेचर फिक्स है T। अब अगर गैस एक्सपैंड करती है तो पिस्टन कहाँ जाएगा, अपवर्ड, और लेट अस से कि वो D डिस्टेंस कवर करता है, मतलब D डिस्टेंस ऊपर चला जाता है वो, और उस पर जो प्रेशर लगा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज P एक्सटर्नल एट दैट टाइम, और वॉल्यूम उसका बढ़ गया तो V1 से वॉल्यूम हो गया V2, नाउ वॉल्यूम इज V2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं ना, माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है, माइनस एफ इंटू डी, तो वर्क डन क्या हो जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ इंटू डी, तो एरिया इंटू डी क्या हो जाता है, वॉल्यूम, तो इट इज़ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये जो है दैट इज द इरिवर्सिबल वर्क डन। ये
दिस इज द इरिवर्सिबल वर्क डन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना ये. P external मीन्स फाइनल प्रेशर और डेल्टा वी यू नो दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. अब साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर वर्क, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. तो वर्क है माइनस पी डेल्टा वी. एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो वर्क डन जो डेल्टा वी है दैट इज़ पॉजिटिव, बट वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव. वैसे ही कंप्रेशन करेंगे तो V2 इज़ लेस देन V1, डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव, और जो वर्क डन आएगा दैट इज़ पॉजिटिव. तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन हुआ है. जो लिखा ना हमने W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दिस इज द इरिवर्सिबल वर्क डन. तो अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम होगा तो प्रेशर क्या आएगा, ज़ीरो. तो इस केस में हमेशा ही जो वर्क डन है दैट इज ज़ीरो. आइसोबारिक होगा तो ऑब्वियसली चेंज इन प्रेशर इज ज़ीरो ना, तो वर्क डन इज ऑलवेज माइनस P डेल्टा वी. बट आइसोकोरिक होगा तो डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इज ज़ीरो. आइसोकोरिक में डेल्टा वी इज ऑलवेज ज़ीरो, सो वर्क डन इज ज़ीरो. वैक्यूम में भी सेम. वैक्यूम बोलो या फ्री एक्सपेंशन, इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन. याद रखना कभी भी ऐसा लिखा हो फ्री एक्सपेंशन, फ्री का मतलब है कि उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है. तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो मीन्स वैक्यूम, देयर इज नो प्रेशर. तो माइनस P डेल्टा वी. प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तो वर्क डन आता है लीटर एटमॉस्फेयर में. प्रेशर कई बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो वर्क डन आएगा जूल्स में. प्रेशर पास्कल में दिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो भी जूल्स में, क्योंकि ये दे आर SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर. और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 24.22 कैलोरीज, 101.3 जूल्स, 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स. ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि वॉल्यूम लीटर में दिया है, प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में, और एनर्जी निकालनी है जूल्स में. तो याद रखना कि लीटर एटमॉस्फेयर को आपको 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और 1 जूल आपको पता ही है 10⁻⁷ अर्ग्स और 0.2389 कैलोरीज. आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन की बात करें, पहले कौन सा किया हमने, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन. अब हमने क्या करना है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन. तो लेट अस से कि n मोल्स आइडियल गैस के हैं किसी सिलेंडर में, विच इज़ फिटेड विद वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल प्रेशर है P. अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस. अब क्या होगा, देखो स्लाइटली वर्ड लिखा है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल. तो क्या होगा कि पिस्टन ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम है, बाहर से कम लग रहा है प्रेशर, अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. अब क्या किया हमने, इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और चेंज आ जाएगा, एक बड़ा चेंज आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक स्टेप में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मोर देन 1 स्टेप्स में. फाइनल वॉल्यूम हो गया V2 और फाइनल प्रेशर हो गया P माइनस dP, क्योंकि एक्सपेंशन से थोड़ा प्रेशर कम हो गया होगा ना, तो P में से dP कम हो गया, थोड़ा सा स्मॉल डिक्रीज. तो वर्क डन है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V.
अब ये था टोटल वन स्टेप रिएक्शन, अब सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं, तो यहाँ आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी। ये था इरिवर्सिबल का केस, ये हो गया रिवर्सिबल का केस। धीरे धीरे हो रही है चीज़ें, बट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी माइनस डी पी, और डी पी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो ये आ जाएगा, पी एक्सटर्नल की जगह रख दिया हमने पी माइनस डी पी। तो अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी पी माइनस माइनस प्लस डी पी इंटू डी बी। अब ये डी पी भी स्मॉल है, डी बी भी स्मॉल है, तो दो स्मॉल चीज़ें मतलब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बोलो। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 0.01, और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो रहा है कि अगर हम डीपी और डीबी जो है उनको प्रोडक्ट करें तो इट इज़ इवन स्मॉलर, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। तो डी डब्ल्यू आ गया सिंपली माइनस पी डी बी। तो ये है वर्क डन एट स्मॉल स्टेप्स, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स का। तो टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को जोड़ना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क डन इज द एंटायर एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो देयर इज अ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, V1 से V2। तो मैक्सिमम वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 PdV। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो n मोल ऑफ गैस के लिए है, दैट PV इक्वल टू nRT, हैंस P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो हमने जस्ट P की वैल्यू पुट कर दी, nRT अपॉन V इंटू DV। nRT बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन V की इंटीग्रेशन। तो जैसे मैंने डिफ्रेंशिएशन बताई थी, नेचुरल लोगथम V की 1 अपॉन x, नेचुरल लोगथम x की क्या थी? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन जो है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इस तरह से अपने पास ये क्या आ जाएगा? माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल इनिशियल V1 और V2, नेचुरल ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। तो ये मैक्सिमम वर्क डन आ गया माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1, मीन्स वर्क डन आ गया माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो इस तरह से ये जो है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये सीधा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज माइनस 2.303, n है नंबर ऑफ मोल्स, r है गैस कांस्टेंट, t है टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, ये भी याद रखना कि टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में पुट करना है। r की वैल्यू का मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, वो r की वैल्यू सीख लेना अच्छे से। लॉग ऑफ V2 बाई V1, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम। तो और अगर बॉयज़ लॉ लगाएं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है आइसोथर्मल, तो क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो V2 बाई V1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई P1 बाई P2। तो मैक्सिमम वर्क डन कैन बी रिटन एज माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1 बाई P2। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin, it is expanded isothermally from an initial volume of 1 liter to 10 liter. So what is the delta U for this process?
यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जी सेट 2019। नहीं, चले तो नहीं गए सारे? हेलो, हाँ सर। नहीं पता चला बेटा? आइसोथर्मल वर्ड लिखा है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जीरो, और क्या है? आइडियल गैस है, तो डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो। बताया था, अभी किया था हमने, कि ये कोई आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। आइडियल के गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा टी ज़ीरो होगा और डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा। याद आया? करवाया था अभी, हाँ सर। इसलिए आंसर आएगा बेटा सी। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं मैक्सिमम वर्क डन की, इसको ध्यान से देखो बेटा। आपको पता है कि लेट अस सपोज वी कंसिडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ लेते हैं हम आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल का, तो देखो लेट अस से कि P1 V1 से हम शुरू करते हैं। प्रेशर, इनिशियली प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, और फाइनली जो प्रेशर हो जाता है P2 और वॉल्यूम हो जाता है V2। तो इसका मतलब ये ग्राफ आएगा A से B, सिस्टम गोज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसका अब अगर इरिवर्सिबल वर्क डन की बात करें तो कौन सा आएगा वर्क डन? बताओ। एरिया कौन सा आएगा जो शो करेगा इरिवर्सिबल वर्क डन? क्योंकि वर्क डन क्या है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो कौन सा प्रेशर होगा बताओ? एक्सटर्नल प्रेशर P1 या P2? एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है? तो याद रखना बेटा, हमेशा ही जो फाइनल प्रेशर है दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कौन सा है? P2। तो P एक्सटर्नल इक्वल टू P2। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 और V1 और V2 के बीच में ये जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट द वर्क डन। वर्क इज बिलो P2 एंड बिटवीन V1 एंड V2। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व ये वाला देख लो, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये जो एरिया अंडर द कर्व है, देखो ये एक्स्ट्रा एरिया बच गया। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पहुँचे, बट ये जो एरिया आया सिर्फ ये ही वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा इरिवर्सिबल के केस में। इसलिए इरिवर्सिबल वर्क डन जो है थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, याद रखना हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सपोज वी कंसिडर द सेम प्रोसेस बट दिस टाइम देखो वही है P1 V1 P2 V2 सेम चीज़ है, बट अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है ये 1 स्टेप प्रोसेस था। अब मान लिया प्रोसेस हो रहा है 4 स्टेप्स में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इसका मतलब पहले स्टेप में तो 1 से 2 गया, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5। तो देखो ये आ गया आपका फर्स्ट एरिया।
अंडर द कर्व जो रिप्रेजेंट करेगा 1 to 2 वर्क डन, फिर 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क। अब बताओ ये जो शेडेड पोर्शन है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं? वो इंक्रीज हुआ इससे कि नहीं? हेलो, वो शेडेड एरिया इंक्रीज हो गया कि नहीं? इंक्रीज हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते हैं, ये याद रखना, एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेज वर्क डन इंक्रीजेज। तो अगर मैं मान लिया ले लेता हूं सेम प्रोसेस बट दिस टाइम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फाइनाइट स्टेप्स। प्रोसेस कितना होता है? इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है। तो देखो बिल्कुल धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, पूरा एरिया कवर हो गया। तो व्हाट इट मीन्स कि नाउ शेडेड एरिया इज मैक्सिमम, पूरा एरिया कवर कर लिया, ये भी कवर हो गया क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है। तो इस तरह से वर्क डन इज मैक्सिमम। तो याद रखना कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल जब एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन इज मैक्सिमम। दैट मीन्स रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर दैन इरिवर्सिबल वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर दैन इरिवर्सिबल। बट यहीं पे अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं अभी। ये है एक्सपेंशन, अब मैंने मान लिया कंप्रेशन किया। अब मुझे बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? विच वर्क डन इज मोर एक्सपेंशन में, सॉरी कंप्रेशन में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? कौन सा? अब भी सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वो अब बोचा इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन। याद रखना ये क्यों? क्योंकि अब मैं बी टू ए जा रहा हूं, पहले मैं ए से बी आ रहा था, अब बी टू ए जाऊंगा तो फाइनल प्रेशर कौन सा हुआ, P2 या P1? P1। तो अब एरिया अंडर द कर्व ये रहेगा, देखो B1 to B2। बट अब ये एरिया पूरा जो है ना, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। किसका वर्क डन? इरिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल में इतना हो गया, रिवर्सिबल में तो वही रहा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ना इरिवर्सिबल में। तो इसलिए कंप्रेशन में रिवर्सिबल वर्क डन इज लेस देन इरिवर्सिबल, बट एक्सपेंशन की बात करोगे तो रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन। क्योंकि 11th की बुक्स में इतना लिखा है कि मैक्सिमम वर्क डन, इसमें भी देखो मैंने अभी पढ़ाया W मैक्स लिखा ना कि इक्वल टू मैक्स वर्क डन इज मैक्सिमम। तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि रिवर्सिबल वर्क डन इज मैक्सिमम, इरिवर्सिबल इज लेस देन मैक्सिमम। बट ये बात हो रही है किसकी? एक्सपेंशन की। बट क्योंकि आप MSc में, GSET में, CSIR नेट में जाओगे तो वहाँ पे दोनों केस आ सकते हैं कि लो जी कंप्रेशन के लिए पूछ लिया उन्हें, हमें याद होगा कि भाई रिवर्सिबल वर्क डन इज मैक्सिमम, इरिवर्सिबल वर्क डन इज लेस। बट अगर कंप्रेशन की बात कर रहा है तो याद रखना कि रिवर्सिबल वर्क डन इज लेस देन इरिवर्सिबल।
तो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज W इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, सिंपली माइनस पी डेल्टा बी लिख सकता है वो। ओहो ये सेम ही आ गया, चलो तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर आएगा। माइनस पी डी बी, तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला W मैक्स इज माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1 या माइनस 2.303 एन आर टी P1 बाई लॉग P1 बाई P2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अभी बताया था, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और वी कैन से V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, तो ऑल ऑफ दीज। ओके, तो यहां तक करते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, और भी बहुत कुछ करना है बाकी है। आज जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, सिर्फ एक पॉइंट जो है इसमें अच्छा हुआ आज, जो आपको मैंने एक्सपेंशन और कंप्रेशन का बता दिया कि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल, और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। So that's all for the day. Thank you.